दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भुवनेश्वरी, एडवोकेट हैं। इन्होंने 2001 से प्रैक्टिस अपनी ज्वाइन करी है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और वो इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने चेंबर्स ऐसे ज्वाइन किए हैं, राइट। और इसका बहुत फर्क पड़ता है कि आप कहाँ पर एक्चुअली अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हो। तो कॉलिन सर के ऑफिस में थी भुवनेश्वरी आप, है ना? और काफी ज्यादा इन्होंने ब्रॉडली काम किया है, थैंक्स टू मे बी द चैम्बर शी हैज जॉइंट और अदरवाइज, विमेन इश्यूज पर, चाइल्ड इश्यूज पर, एनवायरमेंटल इश्यूज पर, और लीगल एक्टिविज्म फॉलो करती हैं। और लीगल एक्टिविज्म मुझे लगता है सबको फॉलो करना चाहिए। मतलब क्या वो डेड लॉयर होने की क्या जरूरत है, राइट? अभी और आप लोग अब स्ट्रेंथन होंगे जो मैं इंट्रो दूंगी उससे, कि अभी भुवनेश्वरी अटैच्ड हैं दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन, और ये डील करती हैं पॉक्सो केसेस में, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के केसेस में शी रिप्रेजेंट्स द विक्टिम्स। और तो हमें लगा कि, और इनकी मतलब जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि ओपिनियन बड़ी क्लियर हैं, बड़ी स्ट्रांग हैं और बड़ी खुली है, ओपिनियन ओपन है, ये बोलना ज्यादा ठीक है। भुवनेश्वरी कोशिश करेंगे हिंदी में डिस्कोर्स करने की, क्योंकि ज्यादा लोगों तक बात पहुंच पाती है, ठीक है ना? तो इसलिए पीछे की कुछ रिकॉर्डिंग हम लोग इंग्लिश में कर रहे थे, पर फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कॉन्शियसली हिंदी में करते हैं। कुछ टर्म्स हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते ही हैं बाय डिफॉल्ट, तो वो चलेगा, तो बायलैंग्वेज हो जाएगा, और ब्रॉडली हिंदी में करते हैं। तो आज मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, भुवनेश्वरी आपको बताएंगी स्कोप क्या है, एम्बिट क्या है पॉक्सो एक्ट की, कौन लोग कवर होते हैं एज परपिट्रेटर, कौन एज अ विक्टिम कोर्ट्स के सामने जा सकते हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं क्या, प्रोविजन क्या है, क्रिमिनल कोर्ट से अलग कैसे है ये, और इसका एडवांटेज क्या है, जरूरत क्यों पड़ी एक्ट को लाने की, और इसका कितना पर्पस सर्व हो रहा है, और हम इसको कितना दूसरों की जद तक, कितना दूर तक इसको ले जा सकते हैं समझाने के लिहाज से कि लोग ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़े। तो ये फिर इसके बाद वाले सेशन में, मतलब आप लोग जब सब सुन लेंगे भुवनेश्वरी के सेशन को, उसके बाद कभी हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशन रख सकते हैं भुवनेश्वरी आफ्टर दिस सेशन, जिसमें कि ज्यादा लोग होंगे। ये तो 1-to-1 है, ठीक है। अगली बार हम कभी रख सकते हैं जिसमें कि सब लोग आके आपसे सवाल कर पाए इसमें, क्योंकि ये बहुत बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये वाला, इस पे बहुत रिपीटेड सेशंस की जरूरत है। सो ओवर टू यू भुवनेश्वरी, टेक अस थ्रू द एक्ट एंड द एडवांटेजेस। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैम, अगर हम बात करें कि पॉक्सो की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ, मैं पूरा एक्ट वगैरह लेके ना मैंने बगल में बैठा हुआ है ताकि कुछ भी ये ना हो, क्योंकि यूजुअली जब भी हम टाइटल की बात करते हैं, मिस आउट सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हमारे से हमेशा ही छूट जाता है और जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होता है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये जो एक्ट आया था ये 2012 में आया था, और जैसा एक्ट का नाम ही सजेस्ट कर रहा है, चिल्ड्रन, इसमें कहीं पे भी मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड या ट्रांस चाइल्ड की बात नहीं किया गया, इसमें चिल्ड्रन वर्ड यूज किया गया है। एंड द होल रीजन, जो हम बात कर रहे थे कि एक्ट क्यों आया है यहाँ पर, उसके कारण इसलिए आया कि हमारी जो आईपीसी है उसकी अगर हम देखें तो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस को लेके ज्यादा उसमें कुछ बोला नहीं गया है ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन जैसे 377 हो गया है, ज्यादातर वो मेल चाइल्ड के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए खासकर बोले तो वो स्पेसिफिक नहीं है वो एक्ट, और वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं ये एक जो फैक्टर था, ये एक जो बच्चे जो थे ये छूट रहे थे हमारे आईपीसी की धाराओं पे। अगर हम पॉक्सो की बात करें, जिसको बहुत ही उसका नाम ही पॉक्सो छोटे में बोला जाता है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट। कहीं पे भी इसमें मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड की बात नहीं की जा रही है, कहीं पे भी ट्रांस चाइल्ड की बात नहीं की जा रही, सारे तरह के बच्चे इसमें कवर्ड है। दैट इज वन। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे इसमें लगा, जो एक्यूज पर्सन जिसे हम कानूनी भाषा में बोलते हैं, जो प्रेपिटेड होते हैं, उनका भी कोई डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट चलता है कि जो भी गलत करेगा बच्चा के साथ में, सेक्सुअली अब्यूज करेगा बच्चे को, मेल ही हो सकता है। दिस एक्ट इज वेरी क्लियर। एक्ट में पर्सन यूज किया गया, पर्सन और पर्सन्स यूज किया गया, तो दैट कैन बी ईदर मेल और इट कैन बी फीमेल ऑल्सो। तो हम देखते हैं जब एक्ट में लोगों को लग जाता है, जो एक्यूज पर्सन बन के आते हैं, जो फीमेल ही आते हैं।
क्यों ये एक्ट आया? ऑब्वियसली जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, एक डेटा हिसाब से अगर आप गूगल भी करोगे तो हम देखते हैं कि एक में 109 बच्चे के करीब बच्चे सेक्सुअली अब्यूज्ड होते हैं, ये एक रीसेंट डेटा के हिसाब से। तो सेक्सुअली अब्यूज जो बच्चों का जो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, और ये वो एक सेक्शन है जो हम बोले सबसे वनरेबल सेक्शन बोला जाए तो ये वो सेक्शन है। अगर की बात करें या हम किसी और की बात करें, अगर हमारे साथ में कुछ गलत होता है तो एटलीस्ट हम बोलते हैं, हमें पता है कि हमें बोलना है। इसमें ये होता है यंग बच्चे होते हैं, और आई मीन रियली यंग, की जो केसेस आते हैं उसमें आपके 2 साल के बच्चे भी हैं, 3 महीने का बच्चा भी है, 5 साल का बच्चा, 6 साल के बच्चे, ये इतने छोटे बच्चे होते हैं, इनको समझ में ही नहीं आता पहली बात कि सेक्सुअल अब्यूज होता क्या है, और आप इनको समझाओगे भी कैसे? तो अगर इनके साथ कुछ गलत काम हो भी रहा है तो दे आर नॉट इन अ पोजिशन, उनको वो समझ ही नहीं है कि वो आपको बता सके। दैट इज द रीजन कि एक एक्ट आना बहुत जरूरी था, जो बहुत ही स्पेसिफिक है। एक्ट को पढ़ो, इट्स वेरी स्मॉल एक्ट, जस्ट 4 पेज का एक्ट है ये, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो इतना डिटेलिंग, मैं ये एक्ट को पढ़ने लगी तो मुझे वो जब डीवी एक्ट नया नया आया था 2002 में, तो उसका मुझे वो याद आया क्योंकि उसमें जितनी डिटेलिंग दी गई थी, किस किस टाइप के अब्यूज होते हैं, इकोनॉमिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, मेंटल अब्यूज बस उसमें डाला गया था, न्यू थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसी जैसे वो उसी लाइन पे लिया जाए तो ये जो पॉक्सो का जो एड है, एक्ट है, बहुत ही क्लियर है। आपको छोटी से छोटी बातें इसमें कवर की गई है। अगर थोड़ा-सा अगर मैं डिटेल पे जाऊँ एक्ट पे, तो जो ऑफेंस भी है, अगर सिमिलर टाइप ऑफ ऑफेंस भी इसको 2 तरीके में डाला गया है। एक तो आपका अगर बोले पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये तो ऑफेंस है ही, साथ-साथ इसका पूरा डेफिनिशन दिया है। इसके साथ-साथ में दूसरा जो आता है एग्रीवेटेड सेक्सुअल, दोनों क्राइम है वो सिमिलर है, सेम है, कोई अलग नहीं है। लेकिन एग्रीवेटेड क्यों डाला गया? एग्रीवेटेड उन लोगों के लिए डाला गया है जो पर्सन इन पावर में होते हैं, जो में होते हैं, जो मैनेजरल पोजीशन में होते हैं, जो केयर होम में होते हैं। तो सिमिलर एक्ट है, लेकिन अगर वो करते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट डबल कर दिया गया। तो एक्ट इज स्पेसिफिक, बहुत ही क्लियर इसने किया एक्ट को, कि अगर एक कॉमन कर रहा है और एक पर्सन इन पावर कर रहा है, एक्ट तो सेम होगा लेकिन पनिशमेंट इसमें अलग-अलग कर दिया गया, व्हिच इज आई फील वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल थिंग है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो हम पहले नहीं देखते थे वो इसमें दिखाई गई हैं। और एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है इस एक्ट में वो ये है कि छेड़ना वगैरह जो था, ठीक है, हमारे पास में 354 था, लेकिन एज ए सेड 354 जो था यूजुअली वो लड़कियों के अगेंस्ट में यूज होता था, वर्ड ही यूज किया, एनी आउटरीचिंग अ वुमन्स मॉडेस्टी वर्ड यूज हुआ है। लेकिन इसमें जस्ट बिकॉज इट्स जेंडर न्यूट्रल एक्ट, तो अगर एक लड़के बच्चे के साथ में भी हो रहा है, एक ट्रांस के साथ में भी हो रहा है, तो भी वो इसमें सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाता है। और उसमें भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ बताया कि एवरी एक्ट को उसमें डिफाइन किया है कि क्या क्या करे, तो वो इसके अंदर पे आता है। तीसरा पार्ट जो इस एक्ट का है वो है प्रोनोग्राफी। अगर आप बच्चों को प्रोनोग्राफी में यूज कर रहे हो या फिर उनका रिकॉर्ड करके रख रहे हो या अपने पास कर रख रहे हो उस चीजों को, उस क्लिप वगैरह को, तो उसको भी एक क्राइम इसमें घोषित किया गया है। रखना इटसेल्फ इट्स अ क्राइम। अगर बात करें इस एक्ट की, सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी वो ये है कि जो कोई भी एक्ट में हमें नहीं दिखती है वो सिर्फ मुझे इस पॉक्सो में दिखी, एंड दैट इज, अगर आपको पता चल रहा है, आपको मालूम हो रहा है कि किस बच्चे के साथ में कुछ क्राइम हो रहा है, गलत हो रहा है, और अगर आप जानते बूझते भी उस क्राइम को अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो दैट मेक्स अ पनिशेबल ऑफेंस। सो द होल थिंग, द नंबर ऑफ केसेस जो आफ्टर 2012 में जो स्पाइक हुआ था पॉक्सो के केसेस का, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, होता तो पहले भी था, लेकिन द रीजन स्पाइकनेस इट कम, कि अब पता चला है कि अगर मुझे पता चल रहा है कि ऑफेंस हो रहा है बच्चे के साथ में, मैं आकर उसको नहीं बता रही हूँ तो मेरे ऊपर भी उल्टा केस होगा। तो एक बना दिया गया है कि अगर आपको पता चल रहा है तो कंपल्सरी आप जाके पुलिस स्टेशन में आप बताओगे ही बताओगे कि क्राइम हो रहा है, अदरवाइज इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस, व्हिच इज आई फील इज वेरी गुड। जो इट्स वन ऑफ द वे, आप चीजों को कर्ब अगर करना चाहते हो तो आप कंट्रोल में लाना चाहते हो, तो अगर बताइए, जितना ज्यादा लोग बोलना शुरू करेंगे कि उनके अगेंस्ट में क्राइम हो रहा है, तभी जाकर जो परपेट्रेटर है उनको एक तरह का डर आएगा, और ये चीजें धीरे धीरे, एक साथ तो कभी कम नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें कम होना शुरू हो जाती है। साथ में इसमें कॉम्पनसेशन का भी प्रोविजन दिया गया है। आप इंटरिम कॉम्पनसेशन, जैसी एफआईआर हो गई है उसी टाइम से आप इंटरिम कॉम्पनसेशन
मिल सकता है बच्चे को, और ये आपका जो होता है मेन कॉम्पोजिशन, जब केस खत्म हो जाता है उससे पहले भी एक मेन कॉम्पोजिशन भी मिलता है। तो कॉम्पोजिशन का एक एम्बिट भी है इसमें। कॉम्पोजिशन के टाइम में ये देखा जाता है कि बच्चे के साथ में किस टाइप का अब्यूज हुआ है, कितना बच्चे का साइकोलॉजिकल या फिजिकल डैमेज इसमें हुआ है, उसका एजुकेशन कितना उसमें उसका फर्क पड़ा है, और लॉन्ग टर्म कितना ज्यादा बच्चे को आया है। साथ साथ में बच्चे के इकोनॉमिकल पोजीशन को भी देखा जाता है। लेकिन इस कॉम्पोजिशन के पे ही एक मतलब एक बोलते हैं ना बोन ऑफ कंटेंशन की बात है, 2 एक्ट 2012 में आई है। लेकिन आज भी हम नालसा का जो कॉम्पोजिशन है, जो बेसिकली रेप विक्टिम्स वुमेन रेप विक्टिम्स के लिए जो कॉम्पोजिशन पैकेज बनी है, हम आज भी उसी को फॉलो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिल्ली कोई दूसरे स्टेट में अभी तक पॉक्सो का, अगर नेशनल वाइड भी हम देखें तो पॉक्सो का अलग से कॉम्पोजिशन का अभी तक नहीं बना है, स्टिल टॉक स्टेज में ही है, व्हिच इज वेरी सैड। 2012 में कानून आया और अभी तक हम कॉम्पोजिशन को लेकर भी नहीं आए। दैट शोज कि हमारा जो स्टेट है वो कितना सीरियस है अपने बच्चों के राइट्स को लेकर, व्हिच इज एक्चुअली इज अ वेरी सैडनिंग अफेयर। एंड उस पे हमें शायद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हमारा लीगलिज्म की पार्ट आ जाती है, जब कुछ ना कुछ करना ही चाहिए उसमें। हम्म। बिकॉज कॉम्पोजिशन प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली जो इकोनॉमिकली डिप्राइव कम्युनिटी से जो लोग आते हैं जिनके साथ में होता है, दे रिक्वायर्ड कॉम्पोजिशन वन वे और दी अदर। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा एक्ट के बारे में बता दिया, मैं ज्यादा इसमें बहुत घुस के नहीं बताती हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्मॉल एक्ट। एंड मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि एक बार वो एक्ट को तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो भी पेरेंट्स है या जो भी मतलब इंटेलेक्चुअल सोसाइटी से कर सकते हैं और जो समझ सकते हैं चीजों को, उनको तो पढ़ना ही चाहिए। अब क्योंकि हम इधर उधर की चीजें बहुत पढ़ते हैं, दिस इज जस्ट अ 4 पेज एक्ट एंड बट गिव्स यू ब्रॉड आइडिया कि क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूं अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, किस टाइप के हमारे पास में केसेस आते हैं, किस एज के केसेस आते हैं, तो दैट वुड टेक अ वेरी ग्रिम सब्जेक्ट, ग्रिम टॉपिक आल्सो, बिकॉज 6 महीने का बच्चा भी आता है, और मतलब आप क्या बोलोगे उस टाइप के केसेस में। एंड इंसेस्ट, यूजुअली जिनके भी साथ में सेक्सुअल अब्यूज होते हैं, ये माना गया है, चाहे वो लेडीज हो वुमेन्स हो, 90% केसेस में वो उनके जान पहचान के लोग होते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी आपके जो बच्चों के साथ में जो होता है वो उनकी जान पहचान के लोग 90% टाइम उनकी जान पहचान के लोग ही करते हैं। वो आपका फादर हो सकता है, स्टेप फादर हो सकता है, मामा हो सकता है, चाचा हो सकता है, या कोई जान पहचान वाली कोई पड़ोसन हो सकती है जो बच्चों को ट्रैफिकिंग कराने के लिए उनको यूज कर रही हो। वेरियस वेरियस वेज, तो उसमें मतलब जान पहचान के जो रहते हैं वो ही सबसे ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज बच्चों को करते हैं, विच इज वेरी सैड। मतलब बच्चा अपने घर पे ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर की हम क्या बात करें यहाँ पे। जो जिस टाइप के ऑफेंस अगर बोले जाए तो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, इतने 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 गंदे टाइप के ऑफेंस बच्चों के साथ में होते हैं। एंड जब भी हम 164 पढ़ते हैं, 161 पढ़ते हैं, ट्रस्ट में पढ़ने के बाद में आपका मतलब यू लूज टेस्ट, मतलब आपको फिर उसके बाद में यू डोंट नो, 1-2 मिनट के लिए तो आप मतलब हो जाता है, शॉक स्टेट में आ जाते हो कि ओ गॉड ऐसा भी होता है। एंड आफ्टर दैट आई डोंट थिंक सो मैंने वो पढ़ने के बाद में दुनिया का उस तरह से पहले जैसा आप देख पाते हो, क्योंकि आप फिर हर एक को एक शक की नजर से ही आप देख पाओगे। एंड इट्स वेरी सैड, जो भी आप पढ़ो ना, अगर 164 या 161 पढ़ो, क्योंकि वो उतना डिटेल में होता है कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। मतलब राक्षस से कम लोग नहीं होते हैं जो बच्चों के साथ में ऐसा काम करते हैं। एंड देयर आर डेज जब मैं लंच नहीं कर पाती हूँ पढ़ने के बाद में, बिकॉज़ आई कुडंट, मुझसे नहीं हो पाता है। सो सो बैड। वर्स्ट पार्ट जो मुझे फील होता है कि क्राइम तो रिपोर्ट हो जाता है, बट जहाँ पे इंसेस्ट के केस आते हैं, फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ आगे जाके केसेस में हमें थोड़ी सी इश्यूज फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फैमिली होती है बच्चे की, वो बैक ऑफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दे डोंट वांट कि अपना ही कोई फैमिली मेंबर को पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट बहुत सीवियर है। आपका पनिशमेंट जो यहाँ पर स्टार्ट होता है वो आपका 3 साल से स्टार्ट होके आपका लाइफ तक जाता है यहाँ पे पनिशमेंट। तो पनिशमेंट इज क्वाइट सीवियर। बेल आपका यहाँ पे जो होता है वो बिना विक्टिम के परमिशन से, कोई भी बेल एप्लीकेशन जो होता है बिना विक्टिम के परमिशन से कोई भी बेल अलाउ ही नहीं होता है। जब भी बेल की एप्लीकेशन डाली जाती है, विक्टिम नीड्स टू बी मतलब या तो वीसी होता है तो वीसी के थ्रू उसको प्रेजेंट रहना पड़ता है, उसको अपना ओपिनियन बताना पड़ता है, वेदर जो विक्टिम है या विक्टिम के साथ में भी जो सपोर्ट पर्सन है उन्हें बताना पड़ता है कि विक्टिम क्या फील कर रहा है, सेफ फील कर रहा है बाहर आने के लिए या नहीं। तो एक ओपिनियन बहुत ही मैटर करता है बेल के एप्लीकेशन में। और यूजली
पॉक्सो के केसेस में बेल तो होते भी नहीं है, देख बहुत कम ही बेल यहाँ पे मिलता है। अनदर थिंग अबाउट दिस एक्ट व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल इज दैट कि अगर हम सीआरपीसी की बात करें, अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हम बात करें, तो हम एक वर्ड हमेशा यूज होता है इन टिल प्रूवन गिल्टी, ये हम बोलते हैं। जब तक उसको गिल्टी नहीं माना हो, प्रूव नहीं हो जाता, वो उसे इनोसेंट माना जाता है। बट इन द केस ऑफ पॉक्सो इज जस्ट द ऑपोजिट। हम्म। अगर आपके ऊपर में पॉक्सो के सेक्शंस लग गए हैं तो आपको गिल्टी माना जाएगा और आपको अपना इनोसेंट प्रूव करना होगा कि आप इनोसेंट हो। तो यहाँ पे प्रिजम्पशंस जो है शुरू से ही लगा रहता है एक्यूज के ऊपर में कि हाँ आपने किया है क्राइम। इनोसेंस यहाँ पे नहीं आता, वो उसे खुद उसको प्रूव करना पड़ता है। तो ओनस आई थिंक शिफ्टेड दैट है। जी ओनस शिफ्टेड है। हाँ, ओनस ओनस पूरा शिफ्टेड है इसमें कंप्लीटली, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि बेल नहीं मिलता है इसमें। हम्म। वन ऑफ द रीजन बेल नहीं मिलने का एक बहुत बड़ा कारण रहता है कि हम कैसे आपको बेल दें। हम्म। और विक्टिम का ओपिनियन ऑब्वियसली इससे बहुत ही मैटर कर देता है। अगर विक्टिम ने बोल दिया कि नहीं देना है तो फिर नहीं मिलता है उस हम्म। पर्सन को। तो दिस इज व्हाट, एंड जब एविडेंस का जब स्टेज आता है, प्लीज हैव इट। हम्म। जब एविडेंस का जब स्टेज आता है तो एक अलग से मतलब इसमें एक अलग से ये बनाया गया है, वनरेबल विक्टिम्स विटनेस रूम बनाया गया है, हम्म। जिसमें विक्टिम को एक सपोर्ट पर्सन के साथ में अलग रख दिया जाता है। हम्म। एंड इन नो वे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रायल, कोई भी टाइम में, ट्रायल के किसी भी टाइम पे विक्टिम एक्यूज के सामने में नहीं आती है। एक्यूज को विक्टिम से अलग ही रखा जाता है, सेपरेट रूम में रखा जाता है। हम्म। एक्यूज जो है वाया वीडियो देख सकता है कि विक्टिम क्या बोल रही है, लेकिन विक्टिम जो होती है वो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में एक्यूज को नहीं देखती, सो दैट एक इन्वायरमेंट बनाया गया है विक्टिम के लिए कि वो सेफ फील करे और पूछे। इनफैक्ट उनसे क्वेश्चंस भी जो होती है वो डायरेक्टली जज साहब नहीं करते हैं। जो सपोर्ट पर्सन जो विक्टिम के साथ में बैठे रहते हैं उनसे पूछा जाता है सवाल, और वो फिर विक्टिम से सवाल या जवाब करते हैं। इवन क्रॉस एग्जामिनेशन हो या फिर री एग्जामिनेशन हो, नथिंग विल बी आस्क्ड डायरेक्टली बाय द जज, इट्स वाया जज पूछेंगे जो सपोर्ट पर्सन है उनसे, और सपोर्ट पर्सन उस सुन के वो सेम सवाल वो रिपीट करते हैं। तो एक इन्वायरमेंट जो, अगर मैं जुडिशियल सिस्टम्स की बात करूं या हमारे लीगल सिस्टम की बात करूं, तो इट्स वेरी गुड, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम। बहुत सपोर्टिव सिस्टम बनाया गया है बच्चों के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, एज आई सेड लिटिल अर्लियर, कि जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, फैमिली का कोई आदमी बच्चे के साथ में गलत करता है, तो वो कहीं ना कहीं आके हमारे एविडेंस के स्टेज पे रोड़ा खड़ा करता ही करता है। विक्टिम हॉस्टाइल होती ही होते हैं उसमें, हम्म। आ, या फिर आते ही नहीं है वो एविडेंस के स्टेज में। तो वो एक बहुत बड़ा क्या बोले मतलब एक पूरा सिस्टम उसमें पूरा वेस्ट हो जाता है, जितना मेहनत चाहे वो आईओ ने किया हो, चाहे पुलिस ने किया हो, चाहे वो कोर्ट की तरफ से हो। लेकिन अगर एविडेंस ही नहीं होता है तो केस तो ऐसे भी स्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। दैट इज वन ऑफ द मेजर, मुझे लगता है जो बैकबोन जो है ना वही टूट जाती है अगर जब ये चीज हमारे साथ में होता है। क्वाइट अ फ्यू केसेस में ये होता ही होता है। बट अगर हम सोशल, तो पीछे जाकर सोशली हम सोचे, तो इसमें कौन सही है कौन गलत है हम नहीं बोल सकते हैं। इन द सेंस कि क्या मदर गलत है अगर वो अपने फैमिली के केस में नहीं जाना चाहती है अपने, क्योंकि शी डजंट नो व्हाट टू डू, अगर चले गई आगे का फ्यूचर क्या रहेगा। बच्चे की नजर से देखे तो बच्चे का तो वैसे भी कोई सही नहीं है इस पूरे इस चीज में, तो उसका वो उसको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि उसके साथ में हो क्या रहा है। गलत हुआ है तो हम ये बोलते हैं जो भी गलत करते हैं उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो उसके साथ जब गलत हुआ है तो पनिशमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज वो उसका फैमिली मेंबर है। बच्चे की साइकोसिस पे क्या असर होता है, दैट इज स्टिल नीड्स टू बी सीन इन मेनी ऑफ द केसेस, कि अगर जब ऐसे केसेस हो जाते हैं, क्योंकि इस पर कोई मुझे नहीं लगता कोई भी स्टडी है अभी, कि जब बच्चे का खुद का फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो और वो केस आगे नहीं जा पाता है, तो बच्चे के दिमाग पे क्या असर हो रहा है, कितना ट्रस्ट इश्यू पे आ जाता है बच्चे पे। दैट ऑल्सो आई थिंक वन ऑफ द एंगल विच नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड इन द एक्ट। तो अगर एक्ट की कमियों की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता है कि एक्ट इतना कमी है। इट्स वेरी गुड एक्ट, बट कुछ ना कुछ मुझे लगता है अगर हम वेस्ट में देखें, क्योंकि हमारी इंडिया का ये होता है कि अधिकतर लोग वेस्ट में ही ज्यादा अधिकतर देखते हैं, तो जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसेस जो वहां पर होते हैं और वहां का जो सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव अ सेंट्रल डेटा
इस टाइप के जो भी अब्यूजर होते हैं उनका एक डेटा वो बना के रखते हैं। सेकंड, जब वो बाहर रिलीज होके जाते हैं या एक्विटल हुआ हो या जो भी सिचुएशन, अगर बाहर जाते हैं तो उनके जो ये होते हैं जो मूवमेंट्स होते हैं उन पे नजर रखी जाती है। दे हैव टू रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन आल्सो। तो आई थिंक दोस आर थिंग्स आर मिसिंग हमारे सिस्टम में, और ये भी कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट होना चाहिए ताकि एक थोड़ा सा सिक्योर इन्वायरमेंट और बन सके बाकी बच्चों के लिए, क्योंकि चाहे वो अपने घर के बच्चों के साथ तो ना करें, पर दूसरों के साथ में नहीं करेंगे ऐसा तो कोई ये नहीं है। ऊपर से छूट जाते तो एक तरह से अपना उनका ईगो भी बूस्ट हो जाता है कि मैं तो बच के निकल गया। तो आई थिंक दीज आर थिंग्स, लिटिल छोटी छोटी चीजें जो है जो मुझे लगता है साथ में और आनी चाहिए हमारे एक्ट। सो आई होप आई कवर्ड, थोड़ा ज्यादा ही मैंने कवर्ड किया है। बड़े ढंग से समझाया है भुवनेश्वरी। कुछ ये भी बताओ ना डीसीडब्ल्यू के बारे में कि डीसीडब्ल्यू का क्या रोल होता है, और व्हेन यू रिप्रेजेंट कैसे केसेस आते हैं डीसीडब्ल्यू तक, और अगर कुछ हो जाता है तो डीसीडब्ल्यू कितना हेल्पफुल होता है इस पूरे प्रोसेस में। ये देखिए, डीसीडब्ल्यू का अपना एक विंग्स बना हुआ है। एक तो रेप क्राइसिस सेल उनका पूरा बना हुआ है। उसमें दो होते हैं। एक एक जो होता है जो 18 एंड अबव की जो लड़कियां होती है वो उसमें कवर्ड होती है रेप क्राइसिस सेल पे, और दूसरे जो बच्चे जो कवर्ड होते हैं 18 एंड अंडर, उसमें कुछ भी रहता है। एक पूरा इसमें सिस्टम बना हुआ है पॉक्सो का उसपे, क्योंकि पॉक्सो इटसेल्फ में एक प्रोविजन है कि विक्टिम नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ओन काउंसिल। पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं, उसके काउंसिल उसको दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, हम्म। तो सपोर्ट करने के लिए उसको जो लीगल की जो चीजें होती हैं कि क्या-क्या चीजें, जैसे कॉम्पेंसेशन की बात हुई या केस कौन से स्टेज पे है या बेल हो रहा है क्या, वो सारी चीजें उसको बताने के लिए उसको अपना एक काउंसिल देना इस एक्ट में ही बोला गया है। हम्म। तो दैट इज द रीजन डीसीडब्ल्यू हैड कम इन पिक्चर। और मैं आई एम अ पैनल लॉयर ऑफ डीसीडब्ल्यू इन पॉक्सो केसेस, जिसमें जैसे ही कोई केस रिपोर्ट होता है पुलिस स्टेशन पे, जैसे ही केसेस आता है, तो एक तो उनके काउंसलर होते हैं रेप क्राइसिस सेल के, डीसीडब्ल्यू के, सीडब्ल्यूसी के भी काउंसलर्स होते हैं। इनके काउंसलर्स दोनों ही साइड के काउंसलर को सबसे पहले बताया जाता है कि ऐसा केस आया है। एंड देन बच्चे का 164 161 एंड 164 के लिए जब वो कोर्ट में आते हैं बच्चे, दैट इज द टाइम जो लॉयर होते हैं, जो भी एरिया के जो लॉयर होते हैं, उनको भी बताया जाता है। तो एट द टाइम ऑफ 164 ऑल्सो हम प्रेजेंट रहते हैं, देखते हैं। ऑब्वियसली जो सपोर्ट पर्सन जो काउंसलर है वो अपना सपोर्ट का जो काम करना वो करते हैं, और हम जो लीगल का जो हमें देखना होता है वो हम देखते हैं। सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। आपका फ्रॉम द पुलिस स्टेशन इटसेल्फ जो चीजें होती है वो स्टार्ट हो जाती है। पहले काउंसलर इन पिक्चर में आ जाते हैं, और उसके बाद में आपका जो लॉयर्स होता है, द मोमेंट वो कोर्ट पे आ जाता है मैटर, तो वो लॉयर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एट द सेम टाइम हमें डे टू डे बताना पड़ता है हर एक केस में कि क्या हो रहा है। मतलब इसकी जो आपका मॉनिटरिंग सिस्टम अगर हम देखें पॉक्सो का, ये सिर्फ हमें एज अ काउंसिल ही नहीं करना पड़ता, इवन जजेस को भी हर एक पॉक्सो केसेस का रिपोर्ट भेजना पड़ता है। जो मॉनिटरिंग कमिटी है इसकी, आपका सीडीपीआर जो है, चाइल्ड जो कमिटी है, उनको भेजना पड़ता है। उनको हमें भी डीसीडब्ल्यू को भेजना पड़ता है कि हमारे इस केस में आज ये स्टेज, आज ये हुआ। तो बहुत ही स्ट्रिक्टली देखा जाता है कि मतलब जो विक्टिम है उसको जो सपोर्ट, पहले क्या होता था, आई डोंट वांट टू से दिस, बट हमें पता है लीगल एड में इतना सीरियसली मैटर्स को नहीं देखा जाता था। वो बहुत सारे इस पे कंप्लेंट्स भी आते थे। मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन कि अभी जो है, जो मॉनिटरिंग कमिटी है, बहुत स्ट्रिक्टली देखती है कि विक्टिम का जो भी राइट्स है उसको उसको पता चले, कोर्ट में क्या है उसको बराबर पता चले, और इसलिए मॉनिटरिंग बहुत ही स्ट्रिक्टली होती है। अगर कोई पुलिस में नहीं बताया है और अगर वो चाहते हैं तो डीसीडब्ल्यू का जो नंबर है वो उस पे वो कॉल करके भी अपना जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। एंड देन वहाँ पे उनके जो काउंसलर्स वगैरह जो होते हैं वो फिर आगे का जो उनका जो एक प्रोसेस होता है वो फॉलो करते हैं। बट हियर इन दिस केस आई वुड रियली लाइक टू से कि डीसीडब्ल्यू प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन दिस सेंस कि एक ट्रस्ट का जो रहता है वो बहुत ही स्ट्रांगली वो मेंटेन करते हैं। मतलब आई हैव सीन कि मतलब इतने द नंबर ऑफ पीपल लगे पड़े होते हैं एक केस के ऊपर पे। इस द काउंसलर स्टार्ट्स विद, देन द लीगल सुपरवाइजर इन्वॉल्व होती है, एंड स्पेशली जो चेयरपर्सन है, शी लुक्स आफ्टर इन ईच, वो उनका जो व्यू पॉइंट रहता है वो एक एक केस पे वो रखती है, स्पेशली अगर चाइल्ड बहुत कम एज का है और ऐसा हीनियस क्राइम हुआ है, तो बराबर वो उन सब सारी केसेस की रिपोर्टिंग वो लेते रहती है। तो दैट शोज द इन्वॉल्वमेंट दे हैव इन दिस केसेस। इट्स लाइक हाँ करना है क्योंकि एक मैंडेट है, दैट इज नॉट द केस हियर। हियर इट्स वेरी सीरियस।
रूटीन पुलिस स्टेशन में जाती हैं कंप्लेंट्स, अगर किसी के यहाँ कुछ हो जाए या मदर को पता चले कि बच्चे को किसी ने अब्यूज जी किया है या रॉन्गली टच किया है, जी। तो जो आपके पास का थाना है वहां जाएगी कंप्लेंट, या इसके लिए भी आपके पास कुछ है कि आप कहीं और जाते हो? देखिए, अभी तो जैसे हमारे निर्भया का जो इश्यू हुआ था मैम, इसमें अभी तो आप कहीं पे भी जाके कंप्लेन कर सकते हो। कहीं ज़ीरो पर भी एफआईआर तो मतलब आप क्या है? जो निर्भया के जो हुआ था, उसमें बहुत क्लियर आ गया था कि आप ज़ीरो एफआईआर तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। इवन इफ हम्म। यू आर नॉट इन द नियर, आप जहाँ पे रहते हो उस पुलिस स्टेशन पे नहीं, मैं समझिए मैं रहती हूँ नोएडा में, और व्हेन आई एम इन गुड़गांव पे गई हुई, दैट्स वेयर आई केम टू नो कि कुछ हुआ है, मैं वहाँ के पुलिस स्टेशन को ही बताना चाहती हूँ, तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड दे हैव टू ज़ीरो एफआईआर करके उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो नाउ एट द एड इटसेल्फ सेज ना मैम कि अगर आपको कमीशन ऑफ ऑफेंस का पता चला है तो यू हैव टू रिपोर्ट इट। तो अगर पुलिस ऑफिसर्स का रिपोर्टिंग नहीं लेता तो वो भी तो वो क्राइम कमिट कर रहा है ना, एक्ट के हिसाब से। पनिशमेंट तो हाँ, उसको भी होगी, अगर वो लाइक अगर रिपोर्टिंग नहीं ले निर्भया रहा है के तो। बाद देखो भुवनेश्वरी, तो आईपीसी में सीआरपीसी में अमेंडमेंट्स आए हैं, जी, जिसमें कि आप, और 2018 का जो अमेंडमेंट आया है उसके बाद से यू हैव 166 ए इन आईपीसी। यस, तो अगर ये जो सेक्शंस हैं, 354 वाली पूरी सीरीज मॉलेस्टेशन वाली, हाँ, 376, इस सीरीज से रिलेटेड अगर कोई भी क्राइम हुआ है, मतलब विमेन रिलेटेड कोई भी क्राइम हुआ है और वो पुलिस वाले ने नहीं लिया, रिपोर्ट करा, तो आपके पुलिस के लिए वो 5 5 इयर्स, more than 2 years समथिंग, वो मैं सब्जेक्ट टू करेक्शन, बट हाँ, दैट्स पनिशेबल ऑफेंस। 6 to 2 है मेरे ख्याल से उसमें ना, मिनिमम जी, 6 months है। जी, हाँ। ना पॉक्सो में भी इसका क्या पनिशमेंट नहीं पॉक्सो में भी ऐसा कोई है। प्रोविजन है? पॉक्सो में भी है मैम, ये फेलियर टू रिपोर्ट अमाउंट्स टू 6 months ऑफ पनिशमेंट। राइट। सो पॉक्सो में भी दे हैव इनकॉर्पोरेटेड सिमिलर प्रोविजन फॉर पॉक्सो आल्सो। यस, 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 यस। सो लीगल पोजीशन हम लोग क्लियर करते हैं कि जहां भी क्राइम हुआ है, जहां भी आपने नोटिस किया है, आप वहां पर स्थित जिस भी थाने में जाके करवा दीजिए, इससे मतलब नहीं रहता आप कहाँ रहती हैं, एग्जैक्टली। है ना। और उस पुलिस स्टेशन को आपकी कंप्लेंट लेनी होगी, पर ये भी क्लियर कर रहे हैं हम यहाँ पर कि वो एक रेगुलर थाने में कंप्लेंट ही जाती है। जी, जी। Now tell वहाँ पे me देखिए। one more जी, thing। अब ये डिजिटल एरा है ना। मेरे लिए, मैं मार्केट में जाके शॉपिंग करने की बजाय घर में बैठा पसंद करती हूँ शॉपिंग करना, राइट। राइट। NHRC and so many other authorities have come out, PMO, everybody have come out with their complaint box। तो हुँ। क्या पॉक्सो के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट प्रोसीजर नहीं है? मैम ऑब्वियसली पॉक्सो के लिए भी है कि एट द एंड ऑफ द डे इज एन एफआईआर ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द डे। तो एफआईआर तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपके पास में अगर 100 नंबर है, आप उसको भी डायल करते हो और वहां पे भी बोलते हो, तो भी एक्शन तो पुलिस लेगी, लेकिन बिकॉज द पॉक्सो के जितने भी ऑफेंसेस है मैम, वो बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस है। कोई भी पनिशमेंट इसमें जो है आपका 10 साल से कम तो है ही नहीं, खाली कोई एक में 3 साल से कम का तो कोई पनिशमेंट है ही नहीं इसमें। दिस इट कम्स अंडर वेरी सीरियस ऑफेंसेस। तो आप वाया फोन कर दो या फिर आप ऑनलाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन कर दो। बट अगर आप ऑनलाइन की बात करते हैं मैम, तो देन क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो ऑनलाइन एक्सेस कर पाते हैं। हम्म। द टाइप ऑफ ऑफेंस जो होते हैं, जो सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस होती है, जहाँ पे ऑफेंसेस होती है, जो स्टैट्रा के जो लोग होते हैं, क्या वो ऑनलाइन एक्सेस कर पाते हैं क्राइम करने के लिए? उनके लिए तो सबसे सिंपल होता है कि आप 100 नंबर को कॉल करो, फिर पुलिस आती है और फिर आगे की कार्रवाई वो स्टार्ट हो जाती है। हम्म। पुलिस को अब जब 100 नंबर पे बुलाते हो तो दे कैन प्रोसीड विथ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, वो आपको थाने ले जा सकते हैं या आपकी वहां नोट कर सकते हैं हाँ, एटलीस्ट मैम पूरा जो इंफॉर्मेशन। पॉक्सो के लिए स्पेशल जो आपका, अगर हम जेजीबी का जैसे बात करते हैं, जुना जस्टिस एक्ट की बात करते हैं, जैसे स्पेशल पुलिस बच्चों के लिए जो बनाया गया है, वो फिर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं मैम। वो आ जाते हैं इसमें। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर्स यूनिट्स। वो कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, द मोमेंट आप पॉक्सो की बात कर देते हो। हम्म। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर्स भी जो हैं, दैट कैन बी, दैट आर आल्सो एक्सेसिबल फॉर पॉस्को Yes, yes, कंप्लेंट्स टू बी ma'am, लॉन्च्ड। बिल्कुल। आप देखिए कि जो कमीशन ऑफ क्राइम की रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें, तो जो भी मेथड या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, आप वो किसी भी मेथड से अगर आप बता रहे हो, इट इज ऑल एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं कि मुझे पुलिस थाना में ही जाके बताना है। अगर मेरे पास 1098 का नंबर है, मैं वहां पे भी बता देती हूँ, तो वहां आगे तो वो भी काम 1098 करेगा। इज चाइल्ड चाइल्ड हेल्पलाइन ना।
चाइल्ड हेल्पलाइन, अगर वहाँ पे मैंने कॉल करके बता दिया कि मैंने मेरे पड़ोस में मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है उस बच्चे के साथ पे कुछ गलत हो रहा है। एंड अगेन इफ आई कम टू द एक्ट में अगर आप कोई क्राइम को रिपोर्ट कर रहे हो एंड हम्म, लेटर ऑन टर्न आउट टू बी रॉन्ग, फॉल्स हो गया है, लेकिन अगर आपका इंटेंशन सही है तो आपके ऊपर में कुछ एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इंटेंशन गलत है, गलत इंटेंशन से आपने रिपोर्टिंग की तो फंसाने के लिए आपको, कर रहे हो आप जबरदस्ती किसी को। तो वो पनिशेबल ऑफेंस हो जाती है। तो एज़ आई सेड, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरे पड़ोस में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैंने हाँ 1098 को बता दिया। हाँ इंस्टेड ऑफ टेलिंग टू द पुलिस, आई फेल्ट मोर कंफर्टेबल टू टॉक टू नॉन पुलिस पर्सन, तो मैंने 1098 को कॉल करके बता दिया। वो अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर देंगे, वो अपना पुलिस को बताएँगे एंड आगे का वो होगा। तो एनी मोड ऑफ मतलब रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम इज़ एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस स्टेशन ही जाना है और बताना है। बट हाँ, जैसे द मुझे मोस्ट किसी इम्पोर्टेंट, बच्चे की बहुत रोने की आवाज आए किसी घर से, हाँ, राइट, मेरी कंफर्टेबल रिलेशनशिप नहीं है उस पर्टिकुलर फैमिली में। जैसे हम लोगों के आजकल जो मिडिल क्लास है या जो अपर मिडिल क्लास है, मतलब पता ही नहीं होता एक घर से दूसरे घर में कौन रहता है। ट्रू, ट्रू, बट हम ये तो कर ही सकते हैं कि एटलीस्ट कंप्लेंट कर दो। इतना ही होगा ना कि जब वो इंक्वायरी करने आएंगे तो ये होगा कि नो नो इट वाज फॉर एक्स वाई जी रीजन, हुँ, एंड दैट वुड नॉट बी परस्यूड। राइट, बट अगर असल में क्राइम हो रहा है तो एटलीस्ट आपने अनअटेंडेड नहीं छोड़ा। राइट, रिवर्स वाली जो अप्रोच होती है ना, कि हाँ, आप जनरली अवॉइड कर दो, और कोई रिपोर्ट होगा, ज्यादा ही होगा तो रिपोर्ट हो ही जाएगा, कि बजाय हम ये अप्रोच कर लें कि अगर हमें कुछ शक हो रहा है तो कर दो। हाँ, अगर शक हो रहा है आपको, आपको लग रहा है कि हाँ, कुछ गड़बड़ हो ही रहा है यहाँ पे, एंड अगर हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करें तो ये कहीं न कहीं आपको अगर मैं इस बात को कैसे बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि आप जब बच्चे को देखते हो, जब बच्चा सेक्सुअल अब्यूज़ पे गया है और दूसरे जो बच्चे जिनके साथ में नहीं हुआ है, सो देयर इज़ अ स्टार्क डिफरेंस, क्योंकि बच्चा बस अचानक कोई बच्चा हँसता-खेलता बच्चा है और अचानक से आप उसको देख रहे हो, बच्चा बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो गया है, ही इज़ अवॉइडिंग टॉकिंग टू पीपल एंड ऑल, तो कुछ तो उसके साथ में गलत हो ही रहा है। कहीं न कहीं अगर चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज़ नहीं हो रहा तो कहीं न कहीं तो अब्यूज़ हो ही रहा है। समथिंग इज़ रियली गोइंग रॉन्ग एंड दैट इज़ व्हाट आई सेड, अगर आप यू डोंट वांट टू इन्वॉल्व द पुलिस एंड टू बी इन अ सेफर साइड कि पता नहीं मैं बोल के सच में हो रहा है या नहीं, तो आप 1098 को कर दो ना, उनको तो काम ही होता है, बच्चे की कोई भी टाइप के ऑफेंस होते हैं वो आके वो चेक करते हैं। उनके उनके डेजिग्नेटेड लोग होते हैं जो जाके पता करते हैं, पूछ कर आते हैं। हम्म। एक और ये कि व्हाट्स योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस 1098 कंप्लेंट्स, आर दे गुड, मतलब इनका रिस्पांस अच्छा होता है, चाइल्ड फ्रेंडली मैम है? जो मेरा एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, डिपेंड्स करता है कि आपने आपने किस टाइम में किसको कॉल किया है, बिकॉज़ इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन एक्चुअली। देयर आर टाइम्स व्हेन यू गेट वेरी गुड एंड वेरी प्रोएक्टिव रिजल्ट एंड बट देयर आर टाइम्स जब इतना नहीं होता है और आपको फॉलो अप्स करना पड़ता है। सो इट इज़ लाइक अ वेरी 50-50 थिंग। डीसीडब्ल्यू कुछ फॉलो अप रखती है, मतलब अगर जैसे ये 1098 है, ये सेंट्रल सिस्टम है, राइट? सेंट्रल सिस्टम है ये। बट सेंट्रल सिस्टम भी फिर डिवाइडेड बाय द स्टेट्स है ही ना। हाँ, मैं अगर 1098 मिला रही हूँ दिल्ली में बैठ के, तो फॉर श्योर दिल्ली वाले लोग ही मुझे एड्रेस कर रहे हैं, राइट। राइट? तो इसमें डीसीडब्ल्यू कोई रोल प्ले कर रहा है टू हैव अ वॉच ऑन देयर परफॉर्मेंस? नो, नो मैम, उसमें डीसीडब्ल्यू का अपना कुछ उसको रोल नहीं होता है। करा जा सकता है ना, बट अगर इस एंगल पे थोड़ा ध्यान दें। अगर देखा जाए तो मैम क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है और डीसीडब्ल्यू जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर पे आती है। अगर हम इसकी बात करें जो सेंट्रल इसका जो है वो चाइल्ड राइट्स का जो है मॉनिटरिंग कमिटी जो बेसिकली बनी हुई है, अगर उसकी हम बात करें, हम मेरे को ना उसका नाम ही पूरा नहीं आ रहा है, इतना लंबा नाम है उसका, चाइल्ड राइट्स कमीशन जो है वो पूरा मतलब गॉन आउट ऑफ माय दिस थिंग। उनकी अगर बात करें तो वो शायद इसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सीडीपीआर समथिंग लाइक दैट, यस। मेरे को आज आ ही नहीं रहा है, द फॉगी हो गया वो वाला वर्ड, बट आई विल गेट बैक टू दैट वर्ड एक्चुअली। सो व्हाट आई वाज वंडरिंग कि अगर हम लोग, मतलब इस पे भी जो पीछे हम लोग कई बार जब कोर्ट्स पे भी केसेस करते हैं ना, जजेस का भी कई बार कंसर्न होता है। इनफैक्ट जस्टिस लोकुर ने तो बात एक बार एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बड़ी क्लियरली बोली कि हम इन चीजों में नहीं जा रहे, ए मिनिस्ट्री बी मिनिस्ट्री, एज यू नो इट्स कम अंडर दैट मिनिस्ट्री एंड देन सबको एक साथ कर दो। सो बेसिकली अगर चाइल्ड राइट से रिलेटेड है या विमेन राइट से रिलेटेड है, तो जो ये इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज हैं और जो कमीशंस हैं, जैसे उनको आपके एक होता पास है जी। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कमीशन हो गया, उसमें हाँ, स्टेट भी है नेशनल भी है। हाँ। फिर आपके पास मैं ह्यूमन उसी की राइट्स बात कर रही थी कमीशन, एक्चुअली।
I know you are referring that only. फिर आपके पास ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गए, राइट? फिर आपके पास मिनिस्ट्रीज हो गई फॉर विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट. When it comes to that child, अब चाइल्ड राइट की बात है या विमेन राइट की बात है, तो ये एक इनके बीच में एक नेक्सस एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए. राइट, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर्ड हो. और वॉचडॉग वाला काम सब लोग कर रहे हैं. हाँ. अभी क्या इसको, क्योंकि सिंस यू आर कनेक्टेड विद डीसीडब्ल्यू, जस्ट पुट इट अक्रॉस. राइट. जरूरत पड़ती तो हम लोग एज अ वी द विमेन ऑफ इंडिया के फोरम से कुछ रिप्रेजेंटेशन भेजें. पर ये जो 1098 वाला है ना, ये मैं बता रही हूँ, जैसे 100 नंबर पे भी आपको हमेशा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, राइट? सिमिलरली 1098 वाले में अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना, तो दिक्कत ये आएगी कि फिर वो रिपोर्ट नहीं होगा. अव्वल तो बच्चों के संग होने वाले क्राइम को मोस्टली एज अ मदर, एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली आप रिपोर्ट करते ही नहीं हो. हाँ. फिर एज यू वर सेइंग कि होते भी परपिट्रेटर्स भी विद इन द नेक्सस होते हैं, फैमिली हो सकती है या नोन हो सकते हैं. यस. यू नो, स्ट्रेंजर वाला ओकेजन तो बहुत डिफरेंट होता है, जो कम ही होगा बच्चों के केस में, बहुत कम ही होता है एक्चुअली बच्चों और के वो तो केसेस में भी. मोस्टली रिपोर्ट हो जाएंगे. हाँ, क्योंकि वो जान पहचान का आदमी नहीं पढ़ाया है वो. हाँ, नहीं, क्योंकि वो तो आप फिर कैसे उसके करेंगे? अगेंस्ट जाओगे ही जाओगे. हाँ. पर बच्चे के अब्यूज होने के ज्यादा चांसेस कहां पर हैं? आपके अपने फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपके ड्राइवर, बस का ड्राइवर, कंडक्टर, स्कूल स्टाफ, टीचर्स, ये सारे वो एरिया जहां पर शायद बच्चा सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करना चाहेगा, या अज्यूम होता है. हमारे टाइम पे हम लोग बच्चे थे तो ये सारे एनवायरनमेंट बहुत प्रोटेक्टेड थे मोस्ट ऑफ द टाइम. यस, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम, क्योंकि हाँ, मैंने इसलिए बहुत जल्दी कैवेट लगा दिया था, मुझे पता था अपना ग्रुप भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, अचानक से रिएक्शन आ जाएगा. बट आई एम सेइंग आपके पास, एज यू वर सेइंग 95%, अगर 95% ना भी बोलूं तो 90% तो चांसेस है ही ना कि आपके पास नो हाउ वाले लोग हाँ. को आपकी कस्टडी के, आपके प्रोटेक्शन की ड्यूटी दी जाती है, वो अब्यूजर हो सकते हैं, जी. है ना? पर उन्हीं के साथ में अगर 1098 वाला मैंने एक्सेस करना भी चाहा एज अ कॉन्शियस मदर, बट अगर मेरे को एक दो बार ठीक रिस्पॉन्स नहीं मिला एंड आई हैव नो पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग टू द पुलिस स्टेशन एंड गेटिंग इट रजिस्टर्ड, तो फिर वो छूट जाएगा. हाँ, तो चांसेस, ये, बिल्कुल चांसेस है मैम. हाँ, तो इस वाले को हम थोड़ा प्रोएक्टिव बनाएं कि 1098 पे मोर देन प्रोएक्टिव अप्रोच हो, जो फोन अटेंड करते हैं उनकी. हाँ. और इसका एक ऑडिटिंग हो डीसीडब्ल्यू के थ्रू, मतलब डीसीडब्ल्यू अपने पास ये पावर एक्तियार कर ले. जो मुझे तो नहीं लगता उनके पास पे भी ये पावर है इस चीज को करने का, बट वी कैन वर्क थिंग्स इट्स आउट इन ऑलवेज दैट. कीप इम्प्रूविंग वाली बात है ना. आप जब चीजों को डालते हैं नजरिए में तो इम्प्रूव होती हैं. एक नेक्सस बन जाना चाहिए. राइट. जैसे हम लोग जब बचपन बचाओ आंदोलन केस सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे, तो कितने लोगों को हम एक साथ नेक्सस में लेके आए. एंड आई एज ए काउंसिल फॉर एनएचआरसी, हमने ये कोर्ट के सामने रखा. जस्टिस कबीर तब सुन रहे थे इस मैटर को, और तब तब उस वक्त हमने सजेशन दिया था कि आप इसमें एक सेंट्रल प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, और वर्चुअली हर हर पॉइंट पे आपको बच्चा ट्रेस हो सकता था. उसके बेसिस राइट. पर ये बना भी, मुझे फाइनली उन लोगों ने, नालसा ने एक बना के भी दिया. बट देन वी हैड गिवन अ फ्लो चार्ट टू कोर्ट कि हर पॉइंट पर, हर जगह, तो हर स्टेक होल्डर को आपने रिस्पॉन्सिबल बना दिया. राइट, दैट्स द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग थिंग्स. हाँ, तो कोई भी ये नहीं कह पाए इसका काम है ये, तो हम्म. आप सबका काम है. आप सब मिलके इंश्योर करो कि बच्चा सुरक्षित रहेगा. राइट. दूसरा मेरा एक सवाल ये था कि ये मतलब मोस्ट ऑफ, अभी तुम जब पॉक्सो के बारे में बता रही थी, मैं सोच रही थी, मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ ध्यान से, कितने लोग पढ़ते देखते, पढ़ना इंश्योर कैसे करें. लाइक राइट. अगर इसके कुछ हम लोग हाईलाइट पॉइंट्स बनाकर और वो सर्कुलेट करें, मैं तो जैसे मैं हाँ. चाहूंगी कि मैं अपनी कॉलोनी में सर्कुलेट कर देती हूँ, धीरे 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 से एजुकेशन को हाँ. बढ़ाए ना, हिंदी में या जिस भाषा में, क्योंकि जो आपके पास लोअर स्ट्रेटा है वहां पर जो आपके जहाँ से काम करने लोग निकलते हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, कम स्पेसेस में लोग रह रहे हैं, बहुत नेक टू नेक रह रहे हैं, वहां तक कैसे पहुंचाओगे इस नॉलेज को?
मैम उसके लिए मेरा एक था, क्योंकि बिकॉज आई कम फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और वहाँ का जो सिस्टम है, आंगनबाड़ी का जो सिस्टम हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग था अंडमान निकोबार में। बीइंग अ सेंट्रल, हर एक चीज वहाँ पे सेंट्रली इंड्यूस्ड होता है, तो वहाँ पे हर एक चीज हो जाता था। यहाँ का मुझे थोड़ा सा डाइसी लगता है जो आंगनबाड़ी का ये है। अदरवाइज इफ यू सी, आंगनबाड़ी सच ए ब्यूटीफुल सिस्टम है, क्योंकि वहां पे आपका जो बच्चे का इंजेक्शन से लेके, इम्यूनाइजेशन का इंजेक्शन से लेके, प्रेग्नेंट लेडी, एक्चुअली अब देखा जाए प्रेग्नेंट लेडी से लेकर बच्चों का क्रैच का जो रहता है वो भी देखा जाता है, और बच्चों को उसमें मील्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और 12 बजे तक, यूजली 12 से 1 बजे तक वो रखते हैं। एंड बेसिकली वो क्या होता है, वो उस टाइप के बच्चों के लिए होता है जहाँ पे वो, और बच्चों को पढ़ाया भी जाता है उसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया जाता है। अगर ये आंगनबाड़ी का जो है, इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग करें ना मैम, जो आंगनबाड़ी की जो मैडम होती है, यूजली वो एजुकेटेड लेडी होनी होती है, मुझे लगता है उसको भी ग्रेजुएट या 12th का उसको रिक्वायरमेंट होता है, जो मेन टीचर होती है और एक हेल्पर होती है, हेल्पर को भी 10th या 12th होना जरूरी होता है। तो ये जो आंगनबाड़ी का जो सिस्टम है ना मैम, अगर हम इसको पुश करें, इसको और स्ट्रांग बनाएं, तो जो लोअर स्ट्रैटा ग्रुप में जो हो रहे हैं इस टाइप के क्राइम, तो शी कैन बिकम अ पॉइंट पर्सन जहाँ पे वो बच्चों को एजुकेट कर सकेगी। दैट इज वन। सेकंड, क्योंकि बच्चे वहां पे खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो दे विल बी एबल टू एक्सप्रेस ऑल्सो कि अगर उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है वो एक्सप्रेस करते हैं आइदर ऑफ द वेज। तो जो आंगनबाड़ी की जो ये होगी, शी विल बी इन अ पोजीशन टू रिपोर्ट इट, क्योंकि रिपोर्टिंग भी, इफ यू डोंट रिपोर्ट इट, इट आल्सो बिकम्स अ क्राइम। तो उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लेना है मैम, तो जो अगर हम लोअर लोअर स्टेटा की जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे अवेयरनेस की कमी की बात करें या क्राइम हो रही है वहां पे, तो मुझे लगता है बहुत बड़े और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वो उसको अफेक्ट कर पाएगी। क्योंकि बहुत बार देखा जाता है मदर्स क्या करती है, बच्चों को जो घर पे 3-4 बच्चे हैं, तो बड़े बच्चे के हाथ में बाकी 2 छोटे बच्चों को छोड़ के वो अपना काम के लिए आ जाती है, कि आदमी या तो यूजलेस होता है या फिर बीमार होता है, तो कमाने के लिए औरत को निकलना पड़ता है। बच्चे कहाँ पे देगी, तो बच्चे वो अपने घर पे ही रहते हैं, अपने छोटे भाई बहन को संभालते रहते, उस वक्त अगल बगल का या घर का कोई आदमी आके बच्चों को अब्यूज करके जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आंगनबाड़ी सिस्टम है और बच्चा वहां पे जाता है, 12 बजे तक वो बच्चे वहां पे रहते हैं, तो एक तो वो चांसेस ऑफ अब्यूज थोड़ा सा कम होगा। दूसरा चीज, अगर हो रहा है 12 बजे के बाद में बच्चे के साथ में कुछ गलत हुआ, क्योंकि टाइमिंग लेके तो कोई करता है नहीं, कुछ भी हुआ है, तो आंगनबाड़ी की जो महिला होगी, जो टीचर होगी, वो कहीं ना कहीं उसको रिपोर्ट कर पाएगी। और एक तरह से जब रहता है ना कि, और आंगनबाड़ी का क्या है मैम, आपके अपने जो एरिया है, कुछ नंबर ऑफ बच्चे होना होते हैं, उसके बाद आप एक आंगनबाड़ी खोल सकते हो वहां पे। तो कोई भी स्लम की अगर हम बात करें, तो वो आंगनबाड़ी के क्राइटेरिया में अपने आप आ ही जाता है। और अपने ही एरिया में अगर वो होता है, तो लोगों को डर रहेगा ना, यार अगर मैंने बच्चे के साथ में किया और ये आंगनबाड़ी की जो महिला है ये रिपोर्ट कर दी, तो मैं तो गया। एक केस भी अगर रिपोर्ट हो जाता है, तो बाकी तो डर के मारे अपने आप, मुझे लगता है थोड़ा तो कम होगा। जो दिस विल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा रिड्यूस कर पाएगा। अगर हम अंदर लेवल पे जाके काम करना चाहते हैं, तो आंगनबाड़ी कैन प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। मेरे ख्याल से दिल्ली में तो आंगनवाड़ी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, तो हम लोग अगर ये करें, आई जस्ट वंडरिंग कि दिल्ली में कैसे लाया जा सकता है, तो जो मेयर के इलेक्शंस होते हैं, अब जस्ट म्युनिसिपल क्वेश्चनिंग, म्युनिसिपल अगर काउंसिल के आपके तो क्वेश्चन से इलेक्शंस मेरा होते ही मुझे है ना। क्वेश्चन है कि आंगनबाड़ी क्यों नहीं है यहाँ पे, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। ये तो सेंट्रल स्कीम है ना, तो होना चाहिए हर एक जगह पे। हम्म। एंड आप जब मिड डे मील की अगर हम बात करें मैम, जब मिड डे मील का जब केस चल रहा था, राइट टू फूड का जब केस चल रहा था, तो आंगनबाड़ी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली इन दैट। सो हम्म। हाउ कम इन दिल्ली वी डोंट हैव आंगनबाड़ी? आई मीन आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड दैट। बट फिर भी दिल्ली, हाँ यू आर राइट, वो होना चाहिए। दूसरा, ये जो म्युनिसिपल के काउंसिल के इलेक्शंस तो होते ही हैं, हाँ। तो यू हैव काउंसलर्स फॉर ऑल एरियाज। अगर आप उनके पार्ट ऑफ जॉब का एक कंपल्सरी एस्पेक्ट ये कर दो कि आइदर आंगनवाड़ी वर्कर्स और अ सब्स्टिट्यूट पैरेलल सिस्टम ऑफ दैट, हम्म। पर आपके पास हर स्लम में एक ऐसा विंडो बनाओगे, एक ऐसी स्पेस क्रिएट करोगे जहां पर कि बच्चे आ भी सकते हैं, बच्चे रह भी सकते हैं शाम तक, और बच्चों को आप ये सारी चीजें सिखा भी रहे हो। राइट। एक हम लोग काफी ना डिस्कस करते हैं इस बारे में, जो अभी तुमसे बात होते थे मैं सोच रही थी कि ये हम लोग कई बार बोल चुके हैं कई अलग अलग जगहों पर, कि आपके ना सिस्टम में कुछ स्पेशल अटेंशन दी ही नहीं जा रही है विमेन एंड चाइल्ड इश्यूज पर। तो जैसे हम्म। सिगरेट नहीं पीना है, और सिगरेट से कैंसर हो सकता है, लंग्स खराब होते हैं, तो उस सब के आपके काफी ऐड आते हैं टीवी पर, हम्म। है ना। आप मूवी देखने राइट। जाओगे तो स्क्रीन पे आता है। सबसे पहले वही आता है। पर आपके पास इस तरह के एड्स आपके मोबाइल पे फ्लैशेस आ जाएं,
हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स पे करने का आ जाएगा, पानी का आ जाए, सब कुछ आ जाएगा, पर मोबाइल पे फ्लैशेस नहीं आते कि अगर कुछ गलत हो रहा है बच्चों के संग तो 1098 पे कंप्लेंट करो। इतना आसान है। 1098 के लिए 100 नंबर पे आप कॉल करो, जैसे अगर आपको पता चल हाँ, रहा है मतलब कि इतना आसान है, केवल एक कंप्लेंट करके भूल जाओ, राइट। हाँ, और या फिर कि आपके पास जो ये एड, जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूज प्रोग्राम्स होते हैं, जो बीच में कंपल्सरी एड्स विमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड 2-4 एड तो आए। मैम ये जो हमारा अभी कोरोना में हमें अमिताभ बच्चन की आवाज सुन सुन के जो हम पक चुके हैं, उसकी जगह पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आप फोन पे डाल सकते हैं, सच ए गुड कॉन्सेप्ट कि आप उस और पे डालो। ये सीएसआर में फॉलो हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, वो आपके सीएसआर में आ जाएगा। राइट, दैट आराम 2% से। व्हिच हैज टू गो फॉर सीएसआर, उसमें कवर हो जाएगा वो। हाँ, तो अगर आप ये ये कंपल्सरी कर दें कि न्यूज के बीच में, जो बीच में हर आधा घंटे में आप ये वाले फ्लैश हो जाए, या 1 घंटे में हो जाए, प्रोग्राम्स हम्म, के बीच में जो एड्स आते हैं, रेडियो पे, चैनल्स पे, सब जगह, तो बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि फिर क्या अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी। क्रिकेट होगी। यू वर सेइंग कि जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, दैट मीन्स परपिट्रेटर भी मेल फीमेल कोई हो सकता है, राइट, और विक्टिम भी मेल फीमेल हो सकता है। इवन ट्रांस इज कवर्ड इन दैट। हाँ, तो चाहे बच्चा मेल है चाहे बच्चा फीमेल है, मतलब बॉय है चाहे गर्ल है, गर्ल है। और करने वाला भी चाहे बॉय, चाहे मैन है चाहे वुमेन है, चाहे जी, ट्रांस चाहे ट्रांस है। है ना, तो वो सब इसमें कवर होंगे, यस। राइट। अब मेरे को ये बताओ कि ये डीसीडब्ल्यू से, सिंस यू आर कनेक्टेड विद डीसीडब्ल्यू, तो मैं ज्यादा उस पर पूछ रही थी कि उनका रोल, अगर मान लीजिए पुलिस में तो यू आर सेइंग कंपल्सरी रजिस्टर हो ही जाएगा, बट जी, जी। डीसीडब्ल्यू अगर जब ढंग से नहीं हो रहा और लोग फॉलो अप करें डीसीडब्ल्यू को, तो उनका रोल क्या रहता है? लाइक एक्टिविस्ट वाला रोल प्ले कर पाते हैं वो उस केस में, अगर पुलिस के मैम इसमें अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा काट के बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बोलने का रीजन ये है कि द मोमेंट डीसीडब्ल्यू को पता चलता है कि क्राइम कमिट हुआ है, उसके बाद में ना वो जो सिस्टम पीछे वो वैसे लग जाती है, जैसे कि मधुमक्खी, जो मधुमक्खी के छत्ता किसी ने छेड़ दिया और मधुमक्खी जो बैंड बजाती है, तो वो वाला हाल है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी प्रोएक्टिव मैम। एंड दैट इज द रीजन मैंने आपकी बात को कट शॉर्ट किया, क्योंकि इसमें वो एक्टिविज्म ज्यादा लगता है कि अपना घर पे किसी के साथ पे हो गया, तो दे आर वेरी प्रोएक्टिव इन दिस, कि वो केसेस जो है प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो, जो मेडिकल हो वो प्रॉपर्ली तरीके से हो, और जो भी सपोर्ट चाहिए होता है विक्टिम या विक्टिम की फैमिली को, वो पूरा वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं इसमें। ये बताओ तुम, लाइक व्हाट एडवाइस यू वुड बी गिविंग टू द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग, कि क्या क्या वो स्टेप्स हैं जो उठाए जा सकते हैं टू अवॉइड अ विक्टिमाइजेशन। एक तो राइट, अभी तक हम बात कर रहे थे कि विक्टिमाइजेशन हो गया, हम्म। अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखी जाए, जिससे बच्चे की नेचुरल ग्रोथ भी फर्क ना पड़े, बच्चा एक डरा सहमा सा ह्यूमन बीइंग तैयार ना हो, एट द सेम टाइम उसका हम विक्टिमाइजेशन रोक लें। राइट। जो आई पर्सनली फेल, बिकॉज आई एम अ मदर माई सेल्फ ऑफ अ 6 year old boy, एंड मुझे मैं एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोला नहीं करना चाहिए, लेकिन आई एम मतलब पूरा प्राउडली फील करती हूँ कि मैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में करती हूँ। आई थिंक इन दिस एनवायरनमेंट इज वेरी, आप नजर रखो अपने बच्चों पे, गिव देम दैट फ्रीडम, जो उनको एक अपब्रिंगिंग के लिए चाहिए, उनको फ्रीडम रखो, लेकिन आपकी नजर अपने बच्चे पे होनी चाहिए। आपके बच्चों से ज्यादा उन पे नजर आनी होनी चाहिए जो आपके बच्चे के कांटेक्ट पे आते हैं। हम्म। यू हैव टू कीप एन आई ऑन दोस पीपल, कि वो आपके बच्चे साथ में कैसे रहते हैं, एंड ऑलवेज लुक एट योर चिल्ड्रन एक्सप्रेशन। अगर कोई सही नहीं है तो जैसे ही वो आपके बच्चे के सामने आएगा, आपका बच्चे का फेस चेंज होगा। एज ए पेरेंट आपको वो टाइनी चीज होती है, मिनिमल वो होता है, लेकिन आपको वो नजर तो रखनी पड़ती है कि मेरा बच्चा नहीं कर रहा है, वाई वो इंटिमिडेट कर रहा है, क्या कर रहा है मेरे बच्चों को, दैट इज वन। सेकेंड थिंग, आप बच्चों को गुड टच एंड बैड टच, आजकल स्कूल में भी सिखाया जाता है, वो हमें आना चाहिए। एट द सेम टाइम एज ए फैमिली, नॉट ओनली अपने बच्चे के साथ अपने वन टू वन बात, अपने एज ए फैमिली, अब मदर फादर, बच्चा हुआ, दादा दादी हुआ, चाचा चाची, जो भी है घर के जितने, उनके साथ में सबके सामने बैठ के मुझे लगता है एक बार हमें सेक्स एजुकेशन
बच्चों को समझाना चाहिए किस तरह का टच, कौन आपको टच कर सकता है, कौन को टच नहीं कर सकता है, या फिर किस टाइप का टच जो जिससे आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, चाहे किसी ने भी किया, वेदर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपकी मदर हो या आप फादर, आपको उसको मतलब बताना चाहिए या ये कि नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ टच। तो एज ए फैमिली वो हमें वो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहिए विद इन फैमिली इटसेल्फ, ताकि हम बच्चे को समझा सके कि इट्स ओके टू टॉक अबाउट, आई मीन लाइक आपको डरना नहीं, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट बच्चे को बड़ा कर रहे हो जिससे बच्चा फील फ्री करता है सेक्स के बारे में बात करने, बिकॉज इंडिया में सेक्स इज अ टैबू। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हम चाइना के साथ में कंपटीशन में है, लेकिन वी डोंट टॉक अबाउट सेक्स में आया है, लेकिन वी डोंट टॉक अबाउट सेक्स विद इन आवर फैमिली। हमें नहीं लगता, हमें नहीं बात करना चाहिए। मुझे लगता है दैट इज द वो पहला स्टेप है जो हमसे गलत हो रहा है। हमें अपने फैमिली के साथ में बैठ के अपने बच्चों से बात करनी, फैमिली बैठ के बात करे बच्चों के साथ में, तो बच्चों को लगेगा दिस इज समथिंग नॉर्मल, दिस इज समथिंग आई कैन टॉक अबाउट। मैं अपने बच्चों को अलग से एक रूम में ले जाके बैठ के बात कर रही हूँ, तो मेरे बच्चों को भी लगेगा मम्मी ये बात पापा के साथ क्यों रूम में लाके कर रही है। बट टॉक विथ माय चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ द होल फैमिली, तो एक तो ये रहेगा कि बच्चों को समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, आई कैन टॉक अबाउट दिस बिकॉज दिस इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ द होल फैमिली, दैट इज वन। सेकेंड थिंग, जब हम बात करें कि फैमिली का ही कोई मेंबर गड़बड़ कर सकता है, तो वो फैमिली के मेंबर को भी रहेगा कि हाँ अभी तो थोड़ा मुझे केयरफुल रहना चाहिए, या फिर दिस कैन गो इन अ रॉन्ग वे आल्सो फॉर मी। तो अपना बचाव के लिए शायद वो काम रोक दे या जो व्हाटएवर, एटलीस्ट बच्चा तो सुरक्षित हो सकता है। मतलब मैं 100% तो नहीं बोल सकती हूँ कि क्रिकेटर्स जो होते हैं वो मोमेंट्स ढूंढ रहते हैं कि अगर 5 मिनट भी मिल जाए तो वो कुछ करे। बट यस, टॉक इज द की। वी टॉक टू किड्स, बच्चों को हम ये तो नहीं बोल सकते कि हमारे वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि दैट इज जस्ट नॉट हैपनिंग। वो हमारा जो एनवायरनमेंट है वैसा नहीं है, बट ऐसा स्पेस दे बच्चों को कि बच्चे हमसे कुछ गलत, उनसे लगता है या उनके साथ में कुछ गलत होता है तो वो आके बता सके। और फैमिली के साथ में मुझे लगता है दो चांसेस ऑफ रिपीटिंग अगेन, मुझे लगा फैमिली के सामने में ये बात होनी चाहिए, ताकि हम कहीं ना कहीं इस चीज को, इस जो टैबूनेस को हम उससे हटा सके। इज लाइक कि बेटा अगर होता है तो आप बात कर सकते हो उसके बारे में, क्योंकि अधिकतर तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाई ना। एक ये बेसिक चेंज की भी शायद जरूरत है कि जो हम लोग विमेन इश्यूज पे भी बोलते हैं ना, कि आप उसको पुटिंग अंडर द कार्पेट वाला जो एक एटीट्यूड होता है ना, कि हम्म। मान लीजिए किसी के दादाजी ने करा किसी बच्ची के साथ, हाँ। राइट? अब ये तो रिलेशनशिप ही ऐसा है, तो राइट। आपकी पूरी फैमिली लग जाएगी इस काम में कि वो अंडर द कार्पेट चला जाए, हाँ। विदाउट रियलाइजिंग कि वो बच्चा जिंदगी भर नहीं भूलता उसको। मतलब हाँ। मैं जब लोगों से बात करती हूँ और जिनके मॉलेस्टेशन हुए हुए हैं, ताज्जुब ये होता है कि आपके संग 4 साल की उम्र में कुछ हुआ था, वो आपको याद है, और वो आज भी उतना ही पेन देता है। तब तो पेन नहीं हुआ होगा क्योंकि तब आपके संग हुआ, पर यू लिव अंडर हम्म। दैट पेन, यू लिव अंडर दैट डिस्ट्रस्ट हमेशा। और वो पेन हमेशा। किस बात का ज्यादा है कि मैं उसको अंडू नहीं कर सकता। राइट। मेरी मेल से नहीं हुई है इस विषय पे बात, उनके भी अपने टॉपिक्स होंगे होंगे, पर मैं विमेन का तो बता ही सकती हूँ। मैंने कई लोगों से सुन लिया, और बताते वक्त जो पीड़ा आती है आंखों में, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है। आई वॉज टॉकिंग टू समवन 30 years old, समथिंग हैपेंड व्हेन शी वाज 4 years old, और आज भी बताते वक्त उतनी ही पीड़ा हो रही थी जितना तब। तब तो मैं कह रही हूँ बच्चे के हाँ तौर था। पे तो आपको पीड़ा नहीं हुई होगी, आपको बुरा लगा, बट आपको जब एहसास हो जाता ना मेरे संग ये गलत हुआ था, और आप कभी नहीं भूलते हो, तो एक ही नहीं, पता नहीं कितने लोग हम ऐसी हालत में उनको जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो उस पेन के साथ जी रहे हैं, केवल हम्म। इसलिए क्योंकि एज अ फैमिली हमने डिसाइड कर लिया था कि इसको हम रेज नहीं करेंगे। किसी से बात नहीं करना इस चीज के बारे में। हाँ, और वो पता नहीं फिर और कितने लोग उसी बंदे से वायलेट हो जाएंगे। भाई जो वायलेट करने की जिसको हाँ। आदत है, वो किसी एक को वायलेट करके तो नहीं छोड़ देगा ना। राइट। वो तो करेगा ही करेगा, उसके नेचर में आ चुका है वो। हाँ, अगर मुझे मीठा खाने की आदत है तो मेरे को जहां मिलेगा मैं खाऊंगा।
हाँ, मेरी चोरी करने की आदत है, मुझे जहां मौका मिलेगा मैं करूंगा। तो ये ट्रू, वायलेशंस भी इस तरह की चीज है ना, कि किसी का वायलेशन का आदत क्या है, केवल देखना भर है, कि वो कोशिश करता रहता है विमेन के किस पार्ट को मैं कैसे भी देख लूं। कोई टच देखते रहो। करेगा, कोई प्रेस करेगा, कोई और हद तक जाएगा। पर ये नेचर है, ये बीमारी है, ये आपके संग वो आदतें हैं, बुरी आदतें, लत है ये। जो निकाल नहीं सकते आप। हाँ, पर वो लत किसी एक के लिए नहीं होती है ना। हाँ, तो एज अ फैमिली जब हम बंद करते हैं या बोलने के लिए मना करते हैं या एड्रेस नहीं करते हैं, तो हमने केवल एक बच्चे का मोलेस्टेशन अवॉइड नहीं किया, ट्रू। हमने उस परपिट्रेटर को खुला छोड़ दिया। ना लाइसेंस दे दिया इनफैक्ट उसको तो। हम्म। तो वो हमको घर में बातचीत करके और घर में ही ये बताना कि देखिए, अगर आपसे गलती हुई है और आपकी बीमारी की वजह से हुई है, मतलब बीमारी मेरा मतलब लत है, तो हम हाँ, एड्रेस करेंगे। और आप वो क्या बोलते हैं, फैमिली के रिस्पेक्ट को बच्चे के वायलेशन के कॉस्ट पे नहीं आप बचाओगे। राइट। और व्हाट रिस्पेक्ट, उस बच्चे का भी तो रिस्पेक्ट है। एंड मोreover अगर हम बच्चे की बात, बच्चे तो आज बच्चा कल बड़ा होता है। जो हाँ, बच्चे सेक्सुअली अब्यूज होते हैं, अब्यूज एनवायरनमेंट से निकल के आते हैं, वी हैव सीन इट कि जो अब्यूज एनवायरनमेंट के जो बच्चे होते हैं वो सोसाइटी में जब बड़े हो जाते हैं तो एक तरह से फिट इन हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में वो चीज रहता ही रहता है, ट्रस्ट इशू होता है, उनकी मैरिड लाइफ ट्रबल्ड होती है, या कभी कभी तो वो खुद ही अब्यूजर बन जाते हैं। यू गॉट फ्रीज्ड, भुवनेश्वरी। तो फैमिली मेंबर भी कर रहा है You तो इट got हैज टू freezed, बी। huh? I could not hear you at all. After that, when you said ना कि कभी कभी खुद ही वायलेटर बन जाते हैं, उसके बाद हाँ, अब्यूसर बन जाते हैं, जो हाँ। बच्चे अब्यूज्ड हुए रहते हैं, एंड सिंस इट इज नॉट बीन एड्रेस प्रॉपर्ली फॉर दैट चाइल्ड, उसको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिली होती है, जो भी रीजन हो जाता है, या फिर जो प्रेपरेटर है उसको कोई उसके साथ ही कुछ नहीं होता, तो ये बच्चे ही आगे जाके खुद ही अब्यूसर बन जाते हैं। ये स्टडी हुआ है, स्टडी पे आया हुआ है। तो हम किसी भी बच्चे के साथ में गलत होता है तो एक तरह से हम बच्चे के फ्यूचर और अपने हम्म, फ्यूचर के साथ में ही हम खिलवाड़ कर रहे हैं। एंड हाउ कैन वी टेक अ चाइल्ड फ्यूचर सो लाइटली, बिकॉज जिसने किया वो घर का फैमिली मेंबर है। सो हम्म, वी आर प्लेइंग विद द फ्यूचर, हम बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या नहीं करते हैं। तो दैट नीड्स टू बी टेकन अप वेरी वेरी सीरियसली, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन किया है घर पे। हम्म। गुड सेशन, भुवनेश्वरी। थैंक यू मैम। दोबारा भी करेंगे ये, क्योंकि ये टॉपिक भी बड़ा है और इसको बार बार एड्रेस करना है। तो एक बार ये वाला वीडियो जब फ्लोट हो जाता है, उसके बाद हम लोग एक इंटरेक्शन भी रखेंगे अगेन विथ यू। ट्रू ठीक है। मैम। और इस बीच में मेरे पास अगर कुछ एक नंबर्स हो, कांटेक्ट नंबर्स हो, तो वहाँ पास फ्लैश करने के लिए तो मुझे दे देना, जो कि आमतौर पे लोग मिला सकते हैं, है ना। जी, मैं डीसीडब्ल्यूज के भी कुछ नंबर्स हैं जो अभी तो मेरे पास है नहीं, शेयर लेकिन मैं विथ मी। वो मैं मैं दे दूंगी, उसमें ताकि जहाँ पे भी अब्यूजर्स, चाहे फीमेल अब्यूजर्स, फीमेल ही क्यों ना हो, विक्टिम क्यों ना हो, वो कांटेक्ट कर सकती है डीसीडब्ल्यूज के नंबर्स को। तो वो भी मैं जो ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगी। ग्रुप नहीं, मेरे को भी मेरे को डाल देना, तो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑल राइट, आई विल डू दैट, आई है विल ना। डू तो वो सबके पास डिटेल्स आ जाएंगी, सो दैट दे कैन कॉन्टेक्ट। दैट। यस, ठीक है, एब्सोल्युटली। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड थैंक यू, इट वॉज लवली सेशन, और दोबारा भी करेंगे इस पे, और दोबारा। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। It was really very, very informative. थैंक यू मैम। Thank you. Bye bye. Take care.